Welcome once again. I hope you're all doing well. In this lesson, we will discuss the major themes of the play King Lear, which is written by विलियम शेक्सपियर। लास्ट लेसन में हमने इस प्ले की समरी को डिस्कस किया। देन इस प्ले के कुछ मेजर थीम्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। थीम्स बेसिकली एक हिडन मैसेज होता है जो कि किसी ऑथर या राइटर का किसी भी रीडर के लिए अपना एक हिडन मैसेज होता है। उस बुक का एक मेन मोटिव जिसको हम कहते हैं कि एक जिस्ट होती है किसी भी वर्क की, यानी कि हम जब कोई वर्क पढ़ते हैं तो उसमें हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना होता है या वो वर्क किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है, उसके लिए जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है किसी भी जॉनरा को पढ़ने के लिए उसका थीम जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस नावल के प्ले के अंदर जो थीम दिखाया गया है, स्टार्टिंग में ही जब किंग लेयर जब इस प्ले की ओपनिंग हुई थी तो इस टाइम पर हमें एक सिचुएशन दिखाई गई थी कि जो किंग लेयर है वो अपनी जो उनके साथ बच्चों के साथ अपनी जो उसकी डॉटर्स हैं उनके साथ वो जो एक वहाँ पर अपनी वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ जो उनके मैटर हैं उनको डिस्कस कर रहा था। तो इसलिए फादर चिल्ड्रन एंड सिबलिंग्स का जो थीम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ हमें दिखाई गई है। अब यहाँ पर जो हमने करेक्टर्स वगैरह ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि किंग लियर था और उसकी जो है 3 डॉटर्स थी, जिसमें से 2 फर्स्ट 2 थी, फर्स्ट एंड सेकंड वो ऑलरेडी जो है वो मैरिड थी एंड थर्ड की जो उस टाइम पे शायद उसकी मैरिड दिखानी थी, यानी कि वो सिचुएशन हम समरी में डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। अब देखिए अब चिल्ड्रन सिबलिंग एंड फादर, यानी कि यहाँ पर एक फैमिली का रिलेशन दिखाया गया है और वो भी अपर क्लास की। ये थीम हमें किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है कि जो फादर है उसका जो रिलेशन है उनकी डॉटर के साथ वो किस तरह का है, क्योंकि यहाँ पर फादर का जो रिलेशन ऐसा दिखाया गया है कि वो स्पिरिचुअलिटी की निस्बत जो है कंट्रेरी टू उसका जो एक माइंडसेट है वो हमें मटेरियलिस्टिक दिखाया गया है। अब वो मटेरियलिस्टिक क्यों है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो हैं वो ऑलरेडी बिलोंग करते थे एलिजाबेथन एज को, जिसके अंदर एक मैकियावेलियन अप्रोच दिखाई गई थी। इस पर एक और प्ले लिखा गया है। क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले था जियो ऑफ माल्टा, उसके अंदर हमें इसी मैकियावेलियन अप्रोच से रिलेटेड जो है वो कुछ चीज़ें दिखाई गई थी कि किस तरह जो है इस अप्रोच के चलते हुए जो इस जियो था माल्टा का, वो किस तरह मतलब उसके लिए जो है सिर्फ वेल्थ इम्पोर्टेंट रोल रखती थी। यही तो इसी तरह अब इस प्ले के अंदर भी हम यही देखते हैं कि जो इस किंग लेयर है उसकी जो मेंटालिटी है वो किस तरह की है कि वो सिर्फ यानी कि जो वो प्योर लव है उस चीज़ को वो प्रेफर नहीं कर रहा, बल्कि वो बटरिंग को जो है जो और उसके साथ साथ जो फ्लैटरिंग की जा रही थी वो उस चीज़ को जो है वो पसंद करता है कि उसकी तारीफ़ की जाए। देन उसके बाद और यही चीज़ जो है इसको एट द एंड इसकी ट्रेजिडी की तरफ ले जाती है। हमने समरी में इसको डिस्कस किया। देन सेकंड है अथॉरिटी एंड ऑर्डर। अब इसके अंदर हमें दिखाया गया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब किमलेट के पास अथॉरिटी थी तो उस अथॉरिटी का उसने किस तरह इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर अथॉरिटी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर किसी के पास कोई पोस्ट हो तो वो उस पोस्ट को किस तरह मतलब इस्तेमाल करता है। पहले ये अथॉरिटी किंग लेयर के पास थी जब उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को जो है कोई भी वेल्थ नहीं दी और जो उसकी तमाम जायदाद थी वो उसकी जो बड़ी दो बेटियां थी उनके अंदर जो उसने डिवाइड कर दी। अब यहाँ पर अथॉरिटी जिस तरह आगे मूव करती ट्रांसफ़र होती जा रही थी, इसी तरह उनके ऑर्डर और जो अथॉरिटी की एक स्टेट थी वो किस तरह चेंज हो रही थी कि जब हमारे पास कोई अथॉरिटी आ जाती है, हम किसी पोस्ट पर होते हैं तो हम किस तरह उस चीज़ का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल थीम है जो कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी इस प्ले के अंदर बताया है। देन उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट थीम हमें दिखाया गया है नथिंगनेस का एंड नथिंगनेस और क्योस का। अब नथिंगनेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब स्टार्टिंग में ही विलियम शेक्सपियर इनकी ये कन्वर्सेशन चल रही होती है तो जब वो अपनी सबसे छोटी बेटी से पूछता है कि मतलब वो उसके लिए क्या मायने रखता है, तो जब वहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने नथिंगनेस का वर्ड यूज़ किया तो इट्स मीन कि उसके लिए जो है यहाँ पर विलियम शेक्सपियर हमें बताना चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का कोई
कोई एक मेन मकसद नहीं है कि ये बेसिकली एक थेरी भी है जो कि नाइलिज्म से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, लेकिन इसको बहुत पहले विलियम शेक्सपियर ने जो अपनी इस वर्क में हमें बताया कि हमारी लाइफ का जो है वो कोई मकसद नहीं है जब तक हम उसे खुद कोई मकसद ना दें। तो यहाँ पर जो फूल अक्सर ये वर्ड यूज़ करता था नथिंगनेस का, कि वो कुछ भी नहीं जानता, हालांकि वो सब कुछ जानता होता था। उसको पता था मतलब इनके इस मतलब वो जो स्टेप ले रहे हैं उसके बाद इनके साथ क्या कुछ हो सकता है। देन उसके बाद क्योस कहते हैं कि हम समटाइम एक ऐसी सिचुएशन में हों कि हमें मालूम नहीं होता कि किस तरह हमारी लाइफ जो है वो चल रही है, और हर तरफ जो है एक मायूसी का जो एक मतलब एक ऐसी इन्वायरमेंट चल रही होती है। तो ये ओवरऑल इस प्ले के अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसे जब तक कि एट द एंड किंग लियर और जो कॉर्डेलिया की ट्रेजेडी जो है वो नहीं दिखाई जाती कि उनके साथ किस तरह ट्रेजेडी हुई है। ओवरऑल जो इनके रीडर हैं वो पूरे प्ले में जो है वो थोड़े से सैड दिखाई देते हैं, क्योंकि किंग लियर के साथ जो है, हालांकि किंग लियर ने स्टार्टिंग में बुरा किया, लेकिन उसके बावजूद हम फिर भी उसको जो है एक सिंपैथी की जो से नज़र से उसको देख रहे होता है। देन उसके बाद ओल्ड एज मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर दिखाया गया किंग लियर, क्योंकि खुद वो खुद एक ओल्ड एजिड पर्सन था, इसके लिए वो जो है अपनी जो अथॉरिटी थी वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा था। देन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है फूलिंग एंड, जिसको हम फुलिशनेस भी कहते हैं, एंड इसी के साथ है मैडनेस। अब यहाँ पर जो इसका सर्वेंट था जिसको निकाल दिया गया था, और बाद में फूल के नेम से ही किंग लियर के साथ रह रहा था, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर है इस प्ले का। और वो क्या हमें बताना चाह रहा है कि बाज़ औक़ात हम अपनी सोसाइटी में वो लोग जिनको हम कोई मायने नहीं देते कि उनका वो लोग ना तो इतने ज़्यादा विटी होते हैं या वो कुछ कर सकते हैं, उनका लाइफ में हमारी कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ जस्ट वो एज अ सर्वेंट के तौर पर हमें सर्व करते हैं। लेकिन इसमें जो है फूल का करैक्टर, असल में फूल ही एक ऐसा विटी पर्सन था जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक किंग लियर को ये बताता रहता था कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है, और इसका जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें रॉन्ग वे में जो है इसको देखने को मिलेंगे। और मैडनेस जैसे कि इसमें सब जब हमें दिखाया गया था इसके सब प्लॉट में, जो कि यानी कि जो सब प्लॉट में ग्लॉस्टर दिखाया गया था, उसका जो बेटा था वो किस तरह मतलब उसने जो वो किया, और उसके जो एक मतलब उसका जायज़ बेटा जिसको कहा गया है उसको जो वहाँ से निकाल दिया गया था, और वो किस तरह ब्लाइंड होकर और मतलब वो चला गया था वहाँ से, अपने उसने खुद को सोसाइटी से दूर कर लिया था। उसके बाद जो ग्लॉस्टर है उसको किस तरह ब्लाइंड कर दिया गया था उसकी डॉटर्स के थ्रू, तो किंग लियर की। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि हम मतलब हम किस तरह जो है समटाइम हमें वो चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि इसको वो सिचुएशन दिखाई गई थी कि इसका जो अपना बेटा है वो किस तरह इसके साथ फ्रॉड करा है। इनफैक्ट जो है वो खुद इसके साथ जो है वो फ्रॉड कर रहा था। तो यानी कि हम समटाइम कुछ ऐसी हमें चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसको हम सच मान लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सच नहीं होती, और हम मतलब खुद को एक ब्लाइंड वे में या ब्लाइंडनेस की तरह जो है लोगों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है, ब्लाइंडनेस के थ्रू ये चीज़ सिम्बलाइज़ की गई है कि हमें अपनी जो है अपने माइंड से चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि किसी और के कहने पर जो है हम इसका अल्टीमेट किसी भी चीज़ का जो है कंक्लूजन निकालें और उसको बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म करना स्टार्ट कर दें। देन उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट थीम इसके अंदर हमें दिखाया गया है यानी कि ब्रांड एंड इनसाइट, ये लास्ट थीम है जो हम डिस्कस करें। इसमें और भी थीम है लेकिन ये मेजर थीम्स हैं। अब इनसाइट के थ्रू क्या हमें शेक्सपियर बताना चाह रहे हैं कि समटाइम हमें जो है अपनी इनसाइट से काम लेना चाहिए। जैसे किंग लियर ने जो है अपने माइंड से नहीं सोचा था और उसको उसका कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो देखने को मिले थे कि अल्टीमेट उसको एट दी एंड किस तरह ट्रेजेडी फेस करना पड़ी थी, जैसे ही उसने जो है वो सिर्फ अपनी जो जैसे कि उसकी डॉटर्स थी जो सिर्फ उसको मतलब उसको बटरिंग कर रही थी, और उसके बाद उसकी जो मतलब एक वो किंग था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी इनसाइट से काम नहीं लिया। तो हम समटाइम हमारी इनसाइट पर जो है शेक्सपियर ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी ब्लाइंडनेस जो है वो आ जाती है कि हम सोसाइटी को जो है मतलब सिर्फ जो है अपनी नज़र से देखना स्टार्ट करते हैं, ना कि हम अपनी इनसाइट की नज़र से चीज़ों को देखते हैं।